हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल टेक्नो। तो फ्रेंड, मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे कि हमने बात किया था कि निमी पैटर्न का जो भी हमारा एमसीक्यूज की जो सीरीज यहाँ पे चालू हो चुकी थी वो आज कंप्लीट करवा दूंगी मैं आप लोगों की पूरी सीरीज। जितने भी आप लोगों के एमसीक्यूज क्वेश्चन थे फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, थर्ड के एंड फोर्थ के, वो भी कंप्लीट मैंने सब कुछ करा चुकी हूँ। तो जो भी बच्चे आईटीआई जिन्होंने कर रखा है या फिर जो कर रहे हैं या जिनको भी कोई भी तैयारी करनी है अपनी डीएमएलसी वगैरह की, डीआरडीओ वगैरह की, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के वो उस एग्जाम में नहीं आएंगे। 100% आएंगे। इनमें से देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुकी हूँ और लाइव जब मैंने लिया था तब भी मैंने आप लोगों को बोला था। बहुत से बच्चों का कमेंट भी आया था कि मैम ये वाले क्वेश्चन आ चुके हैं उनके एग्जाम में। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में नहीं आ सकते। 100% आ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये निमी पैटर्न के क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कारण से मैंने पूरी सीरीज इसकी चलाई थी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पूरी सीरीज देख सकते हैं। आप लोग 1, 2, 3, 4 करके क्लासेस डली हुई हैं और जितनी भी क्लासेस हैं आप अगर वो पूरी क्लास अगर आप देख लेंगे तो 100% मैं आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ कि आप लोगों को, अगर मान लीजिए 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है तो 60% तो आप लोगों को बन ही जाएगा क्वेश्चन। एनी हाउ, यहाँ पे मैं एक एक जो आप लोगों के क्वेश्चन है उसको मैंने डीपली समझाया है बाकायदा, अगर आपने थ्योरी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। और एक इन्फॉर्मेशन और मैं दे देती हूँ आप लोगों को कि आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल से जो आप लोगों की क्लास लगेगी वो लगेगी थ्योरी की क्लास में स्टार्ट कर दूंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीआरडीओ की वैकेंसी आने वाली है तो उसका भी मैं पढ़ाना चाहूंगी और उसी में जो थ्योरी मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, तो स्टार्ट करेंगे हम सेकंड ईयर की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड ईयर की थ्योरी में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के आते हैं, है ना। तो सेकंड ईयर की थ्योरी से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे आप लोगों के टॉपिक मिलेंगे आप लोगों को वहाँ पे जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, तो वहाँ पे मैं पूरी थ्योरी कवर करवाऊंगी। यहाँ पे आप लोगों को कल की क्लास से आप लोगों को स्टार्ट करना है थ्योरी देखना, थ्योरी समझना, और अगर आप लोगों को रिवीजन करना है, एमसीक्यूज पढ़ना है, तो ये टेस्ट सीरीज मैंने पहले ही आप लोगों को सॉल्व करवा चुकी हूँ पूरी, तो आप लोग यहाँ पे आके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कल की क्लास कल देखेंगे हम, और सबसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि कल की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों की, क्योंकि डीआरडीओ की वैकेंसी भी आने वाली है। जिसको भी लगता है कि वो एग्जाम निकालना चाहता है तो वो क्लास मिस बिल्कुल भी ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो ये लास्ट हमारा एकदम टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है, मॉड्यूल 3 का वायर जॉइंट सोल्डरिंग एंड यूजी केबल। फटाफट हम इसमें जितने क्वेश्चन हो जाते हैं वो हम कवर कर लेते हैं आज। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैं इसका थ्योरी पढ़ाऊंगी, थ्योरी चैप्टर जब मैं इसकी पूरी थ्योरी समझाऊंगी तब आपको ये बहुत ही इजी लगने लगेंगे। बाकी यहाँ पे भी मैं आप लोगों को विद डायग्राम आप लोगों को समझाऊंगी, यहाँ पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। मतलब वो यहाँ पे पूछ रहा है, पहले इंग्लिश में ही बता देती हूँ, व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर। कितना दिया है? 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ इट इज अ प्रोटेक्टेड बाय द। अब देखिए यहाँ पे इसने बात किया है कि फ्यूज को सुरक्षित किया गया हो, है ना, फ्यूज को सुरक्षित किया गया हो। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा कितनी बह रही है वहां पे? 32 एम्पियर की। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ना। धारा वहन क्षमता क्या होगी, तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, क्षमता क्या होगी, वो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर धारा कितनी बह रही है उसमें 32 एम्पियर की बह रही है, यदि उस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। किससे सुरक्षित कर रहा है? फ्यूज से सुरक्षित कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया आपको, 13 एम्पियर, 16, 26 एंड 39, ये आपका दिया है। तो यहाँ जैसे कि आप लोगों को नहीं पता होगा तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। देखिए ये आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी ये दिया गया है, करंट कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे है आपका नॉर्मल कैपेसिटी, यहाँ पे है रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे बता दूं कि नॉर्मल कैपेसिटी आपके क्वेश्चन में क्या दी थी? 32 एम्पियर। तो ये देखिए ये लिखा हुआ आपका 32, मल्टीप्लाई करेंगे हम
रेटिंग फैक्टर से, रेटिंग फैक्टर आपका फिक्स है, कितना होता है 0.81, नहीं पता है तो आप लोग कहीं पे भी लिख सकते हैं इसको, तो आपका 32 इंटू आप लोगों का क्या आ जाएगा 0.81, ये आपका क्या है रेटिंग फैक्टर है, इक्वल्स टू जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.92 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो अप्रॉक्स में हम इसको क्या बोल सकते हैं 26 एम्पियर यहाँ पे हम बोल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को करंट कैरिंग आप लोगों को जहाँ पे 32 दिया है तो 32 के अलावा आप लोगों का 13 एम्पियर भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, आप लोगों का 16 भी दे सकता है, मतलब कुछ भी आप लोगों का दे सकता है, तो आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूछा था क्वेश्चन में, तो हमने वहां पे अप्रॉक्स में कितना देखा 26 एम्पियर, तो सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे करंट कैपेसिटी इनटू रेटिंग आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, रेटिंग फैक्टर आप लोगों का फिक्स रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे बोला है व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर स्टैंडर्ड वायर गेज। अब देखिए SWG की बात कर रहा है कि SWG तार का आकार मापने की परस क्या है। अब आकार मापने की परस क्या, मतलब आप लोग ने वायर गेज तो देखा होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज गोल सा रहता है, अगर आप लोगों ने वर्कशॉप में काम किया होगा तो आप लोगों को मालूम होगा, तो वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है वो ये पूछ रहा है ना कि उसका क्या उसका परस होता है, मतलब उसका पूछ रहा है कि कितनी रेंज होती, कितनी पॉसिबल रेंज होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ डायग्राम एक तरफ से, ये आप लोगों की दिख रही है, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है डायग्राम, लेकिन इस तरीके का रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते 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 ये यहाँ पे ये मैंने साइन दिखाया है, यहाँ तक आता है वो पूरा। ठीक है, मतलब पूरा काउंट अगर हम करते हैं तो 0 से स्टार्ट होके वो जहां तक मैक्सिमम जाता है वहां तक हम उसकी पॉसिबल रेंज गिन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उतना तो नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है 36 पे। तो डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नहीं वायर गेज देखा है तो आप लोग एक बार वायर गेज देख लीजिएगा, यहाँ पे फिर भी मैंने दिखा दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट आपका बोला है इस तार जोड़ का नाम क्या है। अब आप लोग ने ITI वगैरह किया होगा तो वहां पे आप लोग ने जॉइंट सीखा होगा। ठीक है, तो जॉइंट आप लोग ने इस तरीके का किया होगा, तो ये जॉइंट का आपको नाम बताना है कि ये किस टाइप का जॉइंट है। एरियल टाइप जॉइंट है आप लोगों का, या फिर नोटेड टाइप है आप लोगों का, ड्यूप्लेक्स क्रॉस है, या फिर डबल क्रॉस है। 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को। फटाक से आप लोगों ने अगर जॉइंट पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग खुद इसका बता सकते हो। नहीं बताया है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि ये एक वायर के बीच में दूसरा वायर हमने यहाँ पे नॉट करके बांधा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या आ जाएगा नॉटेड टेप जॉइंट, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ITI वगैरह में ये किया है आप लोगों ने तो आप लोगों को बनना चाहिए। नहीं बन रहा है आप लोगों को, नहीं आप लोगों ने प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया है, क्योंकि कई ITI वगैरह में ऐसा होता है कि बच्चे सिर्फ एग्जाम देने जा पाते हैं, प्राइवेट वगैरह में होता है ऐसा और नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग डायग्राम के थ्रू जरूर इसको सीख के जाएं, इससे क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या बोला है, गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे पूछा है विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन की बात कर रहा है, मतलब लोहे की बात कर रहा है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा है रोजिन, सेकंड बोला है आपका जिंक क्लोराइड यानी कि जस्ता क्लोराइड, थर्ड बोला है आप लोगों का साल अमोनिया, और लास्ट बोला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम यहाँ पे हमें जैसे नहीं मालूम है तो यहाँ पे मैं एक आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ। पहले यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, गैल्वेनीकृत लोहे की बात वो यहाँ पे कर रहा है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन की बात कर रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो कौन सा फ्लक्स वाला चैप्टर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास आप लोग जाके देखेंगे, वहां पे प्लेलिस्ट में पूरी क्लास मेरी वहां पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की डाली गई है। वहां पे आप लोग जाके फ्लक्स वाला चैप्टर डालेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, वहां पे A to Z पूरा फ्लक्स एंड सोल्डरिंग मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका दिख रहा है,
यहाँ पे मैं बता दूं कि क्वेश्चन में आपका पूछा था गैल्वेनीकृत लोहा, तो ये आपका दिख रहा है गैल्वेनिक लोहा। अब इसमें सामने देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन सा फ्लक्स यूज होता है, ये देखिए उपयुक्त फ्लक्स की बात कर रहा है, यहाँ पे धातु की बात कर रहा है। तो धातु हमारे पास कौन सी थी, गैल्वेनीकृत लोहा है ना, गैल्वेनाइज्ड आपका आयरन बोल रहा था। इसके सामने आपको दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है, 10% 90% जल से निश्चित, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यहाँ पे वो बात कर रहा है कि भाई जब भी हम गैल्वेनिकृत लोहा की बात करेंगे तो वहां पे फ्लक्स के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बोला है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहा है वो, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क, है ना। तो टिनिंग वर्क की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि टिनिंग वर्क में क्या होता है, यहाँ पे पहले आप लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ मैं। क्योंकि डायग्राम के थ्रू आप लोगों को जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डायग्राम लगा के रखती हूँ ताकि आप लोग डायग्राम देख लें और आप लोगों को पता चल जाए। देखिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो टिनिंग की बात होती है ना, टिनिंग की जब बात करते हैं हम, तो ये पीसीबी बोर्ड में यूज होता है। पीसीबी बोर्ड आप लोगों का जो होता है, पीसीबी बोर्ड भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। रिमोट वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, टीवी का रिमोट के पीछे जो प्लेट लगी रहती है वो आपकी पीसीबी बोर्ड ही कहलाती है आप लोगों की, ठीक है। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि विधि का प्रयोग, कौन सी विधि का भाई, डिप सोल्डरिंग विधि का प्रयोग, मात्रा उत्पादन और क्या बोल रहा है, मुद्रित परिपथ पट मतलब पीसीबी, ठीक है, पर घटकों के समान टिनिंग, ये देखिए टिनिंग कार्य के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। सोल्डर अथवा टिन के लिए किए जाने वाले घटक पिघले सोल्डर में डुबो दिए जाते हैं जो विद्युत से उष्मित होता है। तो ये सब हमें नहीं देखना है, बस हमें यहाँ पे ये पूछ रहा था कि भाई टिनिंग की बात कर रहा था और मात्रा उत्पादक की बात कर रहा था। तो वहां पे हमने क्या देखा कि भाई डिप सोल्डरिंग जो होता है वो वहां पे काम करता है। और किसमें यूज करते हैं हम, ये पीसीबी बोर्ड में यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मात्रा उत्पादक और टिनिंग कार्य है तो कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो भाई डिप सोल्डरिंग अभी मैंने दिखाया, फर्स्ट में ही आपका आंसर है करेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डिप सोल्डरिंग, करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बोला है कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। अब ये आपका एक केबल है, केबल में जो एक्स से इंगित भाग है वो नाम पूछ रहा है। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ डायग्राम के थ्रू। ये आपका दिख रहा है, ठीक है, एक्स से इंगित की बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है सर्विंग, यहाँ पे दिया है बेडिंग, यहाँ पे दिया है कंडक्टर, यहाँ पे आपका पेपर इंसुलेशन, लेड शीट, और यहाँ पे आपका सब कुछ यहाँ पे आपका पहले से ही यहाँ पे मैंने लिख दिया है। वहां पे एक्स से चिन्हित बताया गया था, मतलब यहाँ पे उसने एक्स दिखाया गया था जो हमारा क्या है, बेडिंग है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों का सामने लगा दिया है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बहुत यूजफुल होते हैं। कम से कम मान लीजिए आप लोगों को नहीं भी समझ में आ रहा है, नहीं भी बन रहा है, जो क्वेश्चन आपने नहीं भी पढ़ा है, तो डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं लास्ट, यहाँ पे ये एक्स से चिन्हित बोला था, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब तो सभी को बन जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखा दिया है आप लोगों को, करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ जाएगा, ए आपका कंफर्म आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है XLPE का पूर्ण रूप क्या है। अब XLPE का पूर्ण रूप क्या है भाई, अब आप लोग खुद बता सकते हो इसमें कि XLPE का पूर्ण रूप क्या होता है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी नहीं बन रहा है तो भी मैं सबका नाम बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे भी मैंने डायग्राम लगाया हुआ है आप लोगों के लिए, फटाफट दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, ये आपके सामने डायग्राम है, ये दिख रहा है आपका।
सबसे पहले आपका बोला है पीवीसी, यहाँ दिया है पीवीसी, तो पीवीसी में आप क्या बोल सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एमआई केबल्स की अगर बात कर रहा है तो वो होता है मिनरल इंसुलेशन। PILC केबल्स की बात कर रहा है तो पेपर इंसुलेटेड। और XLPE की बात हमें वहां पे पूछ रहा था, यानी कि क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। ठीक है, ऐसे पूरे कोड दिए गए हैं और पूरे सबके मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऑप्शन में देख लीजिए, क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी हो जाता है अगर आप डायग्राम के थ्रू किसी भी चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे आप टेक्निकल से एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप नॉन टेक्निकल से एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप डायग्राम के थ्रू पढ़ रहे हैं तो डायग्राम के थ्रू पढ़ने में क्या होता है, एक इमेज हमारे माइंड में सेट हो जाती है ना। अगर आप डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डायग्राम के थ्रू कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो जाता है और फिर आप उसको भले ही ना पढ़े, लेकिन अगर आप एग्जाम देने जाते कोइंसिडेंटली यही क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो वहां पे आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये इसका डायग्राम हमने देखा था, तो वहां पे आपको वो क्वेश्चन बन जाता है और 1 नंबर आपको दे के जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां बोला है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। अब देखिए सर्विंग, अभी मैंने आपको भूमिगत केबल यहाँ पे दिखाया था, तो सर्विंग की वो यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, कि सर्विंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या उपयोग होता है। तो फिर हम वापस आते हैं सर्विंग पे, भूमिगत केबल पे सॉरी। हाँ, ये आ गए, ये हमने देख ही लिया भाई, लास्ट में ये क्या है, हमारा सर्विंग है। अब आप अच्छे से देख लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे केबल दिख रहा है जो वायर निकलता है, उसके बाद एक और प्रोटेक्शन है, उसके बाद एक और प्रोटेक्शन है, उसके बाद एक और प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रोटेक्शन है। तो ये सर्विंग की बात यहाँ पे बोल दिया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि सर्विंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि सर्विंग की यहाँ पे जब वो बात कर रहा था तो बोला है कि वायुमंडल की स्थितियों से बचाने के लिए तंतुयुक्त पदार्थ की परत लगाई जाती है, मतलब उसी सर्विंग की परत लगाई जाती है, किससे, वायुमंडलीय स्थितियों से बचाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विंग कहा जाता है। करेक्ट। क्वेश्चन पे आते हैं, तो वायुमंडलीय यानी एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द, ये देखिए एटमॉस्फेयर कंडीशन, ये आपका दिख रहा है, लास्ट ऑप्शन है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, यही हमने देखा था, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है लूप टेस्ट। अब ये एक लूप टेस्ट है एक प्रकार का, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा रहा। अब यहाँ पे दोष पूछ रहा है, यहाँ पे तो हमें कुछ लिखा गया है नहीं, तो हम कैसे बता सकते कि भाई कौन सा दोष है, भू दोष है आपका, लघु परिपथ दोष है, खुला परिपथ दोष है या कमजोर कुचालक दोष है। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। फटाक से आ जाइए, फटाक से देखिए, ये दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, ये देखिए, ये आपका ये केबल दिख रहा है आप लोगों का, और यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, यानी कि आपका लघु परिपथ आपका यहाँ पे दोष की वो यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए, ये एक केबल है और यहाँ पे ये लगा दिया गया है, यानी कि शॉर्ट सर्किट आपका ये क्या बता रहा है, फॉल्ट यहाँ पे बता रहा है। एक केबल ये है आपका और एक केबल ये है, दोनों केबल के बीच की बात कर रहा है वो, है ना। तो यहाँ पे वही आंसर पूछ रहा था आपसे, तो यही सेम डायग्राम है और ये आपसे पूछा गया है, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, लघु परिपथ दोष, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। करेक्ट है। ठीक है, बनेंगे सब क्वेश्चन बनेंगे। देखिए डायग्राम के थ्रू अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं या करते हैं तो आपको आराम से ही बनेंगे, आप लोगों को हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। अब उत्पादन संयंत्र जो होते हैं आपके, तो उसमें किस प्रकार की केबल बिछाने के लिए, है ना, केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। डक्ट की बात कर रहा है, हवा में रैक की बात कर रहा है, भवन के साथ कर रहा है, सीधे जमीन में कर रहा है। तो इसको मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम केबल की बात कर रहे हैं तो जनरेटिंग स्टेशन की बात कर रहा है, वो विच केबल लाइन मेथड इज यूज्ड इन
जनरेटिंग स्टेशन, तो जनरेटिंग स्टेशन की जब भी बात करता है वो, तो भाई हम वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह तो ले नहीं सकते हैं। दूसरी बात, ग्राउंड में भी हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे डक्ट में भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका एक ही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा आपका, वैक्स इन एयर। ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे। ये आपको दिख रहा है, देखिए यह है लाइंग ऑफ केबल इनसाइड टनल, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रैक बने हुए, ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तब के रैक बने हुए केबल बिछाए गए हैं, ठीक है। तो जब भी हम जनरेटिंग स्टेशन की बात करते हैं तो उसमें किस तरीके के केबल बिछाए जाते हैं भाई, ये रैक टाइप के, आपके जो टेबल टाइप में जो रहते हैं, हवा में जो रैक रहते हैं, ये देखिए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस टाइप में हम क्या करते हैं, केबल बिछाते हैं। यही क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछा था, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर तो क्या हो जाएगा, बी, रैक्स इन एयर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये थोड़ा मतलब आप लोगों का उस टाइप का है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो शेल वगैरह होती है ना, फर्स्ट शेल में कितने आते हैं, सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं, फोर्थ में आते हैं, तो बैलेंस हमें देखना पड़ता है कि भाई लास्ट वाले में कितने बैलेंस होगा। तो तांबे की बात कर रहा है वो यहाँ पे, तो ये भी मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ फटाक से, ठीक। ये देखिए तांबे की बात कर रहा था, कॉपर एटम की बात कर रहा था, तो कॉपर की हमने बात कर लिया भाई, कितना है यहाँ पे 29। फर्स्ट आपका होता है K, सेकंड होता है L, थर्ड होता है M और लास्ट में होता है N, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो K में है हमने कितना दिया, यहाँ पे 2 दे दिया है ना, तो K शेल में कंप्लीट कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, सेकंड में 8 आ जाएंगे, थर्ड में 18 आ जाएंगे और लास्ट में आपका जो 28 तो यहीं पे होगा हमारे, लास्ट में जो बचा वो कितना बचा, 1, तो ये लास्ट में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि देखिए ये तो कंपलसरी है आपको कि फर्स्ट में आपको 2 ही एटम डालना है, सेकंड में आपको 8, थर्ड में 18 और लास्ट में से जो बचता है वो डाला जाता है। तो वहां पे क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा था कि भाई अगर हम कॉपर की बात करेंगे, कॉपर एटम की बात करेंगे, तो लास्ट वाला जो शेल है आपका N वाला जो है, उसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएंगे, तो वो यहाँ पे पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि भाई लास्ट वाले में कितना है, 1। तो क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं हम, है ना। यहाँ पे पूछा है नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। अब देखिए जो नियॉन लैंप जो होते हैं, लैंप वगैरह आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, इसकी सीरीज भी बताई है निमी पैटर्न में ही, जहाँ पे मैंने लैंप का पढ़ाया है वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। सोडियम वेपर लैंप, मरकरी लैंप, है ना, नियॉन लैंप, तो सब मैंने वहाँ पे बताया आप लोगों को। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो आप लोग देख लीजिए कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है, वो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो नियॉन लैंप में जो धारा का प्रभाव होता है वो हमेशा कहलाता है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, वैसे मैंने उस वाली वीडियो में आप लोगों को समझाया है बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग जाके वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या। अब यहाँ पे पूछ रहा है कुचालक प्रतिरोध की इकाई, है ना। तो यहाँ पे आप लोग ओम बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वो यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो जब भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करें तो वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, मेगा ओम आ जाएगा उसकी इकाई, ठीक है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पे, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। अब बता दो भाई, फटाक से बताओ, क्योंकि ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों ने घर पे भी वगैरह देखा होगा कि किटकैट फ्यूज हम लगाते हैं, जिसको हम वायर लगा के दोबारा निकाल सकते हैं, मतलब जैसे फ्यूज हो गया तो हम निकाल के दोबारा वायर वहां पे लगा सकते हैं ना, तो वही ज्यादा उपयोगी होता है हमारे लिए। तो वही वो पूछ रहा है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन सी है आप लोगों की जो करेक्ट प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले आप लोगों को बोला है कि कार्ट्रिज फ्यूज बोला है, सेकंड आपको बोला है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, थर्ड बोला है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और लास्ट में बोला है HRC, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को अभी समझाया कि भाई हमारे लिए वही अच्छा होता है, धारा के लिए संरक्षित वही फ्यूज होता है
जिसमें हम वायर चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, पुनः तार बांधने योग्य जो फ्यूज रहेगा हमारा वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, मतलब अतिरिक्त धारा संरक्षण के लिए वो बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु तो किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो ओवरहेड लाइन वगैरह जो होती है, अब उसमें क्या होता है कि लंबाई अगर हमें बढ़ाना है, सपोज मान लीजिए हमने तार वहां पे बिछाया और बीच में तार आके खत्म हो गया, अब वो तार की लंबाई हमें बढ़ानी है। ठीक है, तो हम वहां पे कौन से जॉइंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन से जॉइंट यूज करते हैं। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में कि वेस्टर्न यूनियन जो जॉइंट होता है वो हम किस में यूज करते हैं, शिरोपरी लाइन में यूज करते हैं, है ना। किस लिए, ओवरहेड लाइन जो होती है उसको एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें कुछ था नहीं आप लोगों को बताने के लिए, ना डायग्राम इतना आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने अधिकतर पढ़ा होगा इसलिए मैंने ज्यादा वो नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब यहाँ पे आपको पूछा है एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु तो किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। अब एल्यूमिनियम की यहाँ पे बात करें, देखिए अलग अलग बात कर सकता है भाई वो, है ना, तांबे की भी बात कर सकता है, एल्यूमिनियम की भी बात कर सकता है ना। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम की यहाँ पे वो बात कर रहा है। तो एल्यूमिनियम में चालकों को सोल्डर करने के लिए, तो जो भी चालक रहेंगे उसको अगर हम सोल्डर करते हैं तो किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने डायग्राम लगाया हुआ है आप लोगों के लिए, फटाक से देखिए। ये देख रहा है आपका एल्यूमिनियम सोल्डरिंग की प्रक्रिया, एल्यूमिनियम सोल्डरिंग की प्रक्रिया ये दिख रहा है। तो एल्यूमिनियम केबल का देखिए तांबा लंग्स का ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। काइनल की आप लोगों को बोला है या फिर कैरोलाइट बोला है, ये दिख रहा है कैरोलाइट। ठीक है, तो इसका इस फ्लक्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ मैंने डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को बता दिया, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम की जब भी बात करेगा तो आप लोगों का सेकंड आपका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे बोला है पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे बोला है कि भाई पिघला हुआ सोल्डर है, अब आप लोग ने गर्म किया, उसमें सोल्डर में लगाया, फिर उसको लगा दें, फिर उसको लगा दें, तो उसकी एक तरफ से क्षमता कम हो जाती है। लास्ट में क्या होता है कि वो चिपकना ही बंद हो जाता है। एक तो वो पहली बात बहुत कम हो जाता है, और दूसरी बात अगर हम बार बार उसमें हम गर्म करके उसमें लगाएंगे तो क्या होता है, बार बार अगर हम उसमें सोल्डर को लगाते हैं, पिघलाते हैं, तो उसकी क्षमता ही कम हो जाती है, कैपेसिटी ही कम हो जाती है, वर्क करना भी वो कम कर देता है ना। तो एक तो वो कम भी हो जाता है, उसका भाग भी कम हो जाता है, वो काम करना भी बंद कर देता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का भाग कम हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, किया भी होगा सोल्डरिंग कभी, तो आप लोगों को बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पे बोला है केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। अब देखिए आपके पास एक केबल है, पीवीसी केबल है, ठीक है। अब बोला है पीवीसी कुचालक का क्या होगा जब उसमें अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहेगी। अब उसमें धारा बही रही है, लंबे समय तक बहती जा रही। तो क्या होता है, जब भी लंबे समय तक धारा बहने लगती है तो वो कुचालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो घटना चालू हो जाता है, क्योंकि वो गर्म हो जाता है। भाई किसी भी चीज में अगर धारा बहती जाएगी तो वो क्या होता है, गर्म होने लगता है, हीट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा अगर लंबे समय तक धारा उसमें बहती रहेगी तो। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए यहाँ पे बोला है केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कि केबल बिछाने की ऐसी कौन सी विधि है जो किसके लिए पूछा है, संकीर्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अब संकीर्ण क्षेत्र मतलब कैसे होते हैं, जो बहुत रश एरिया वगैरह जो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं या बहुत ज़्यादा घर है, तो अब हम क्या करें, तो वहाँ पे हम कैसी लाइन बिछाते हैं, डक्ट लाइन बिछाते हैं। मतलब बाजू से एक पाइप डाल दिया जाता है साइड से, किसी को कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं होती कि भैया तुम अपना ये हटाओ, तुम ये हटाओ, तो हम ये मतलब लाइन बिछा रहे, नहीं,
साइड में क्या होता है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह है या कुछ भी है, तो जो भी एरिया वगैरह रहता है उसके साइड में हम क्या करते हैं, डक्ट लाइन डाल देते हैं, पाइप वगैरह एक तरफ से रहता है, उसके अंदर से हम क्या करते हैं, कंडक्टर को लेके जाते हैं। तो संकीर्ण क्षेत्र का यही रहता है, जहां पे भी संकीर्ण क्षेत्र हो तो आपको याद रखना है कि डक्ट पाइप वगैरह जो होते हैं उससे हम क्या करते हैं, केबल बिछाने का काम करते हैं। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या बोला है आप लोगों को, फिर वही एक्स से इंगित कर दिया है। अभी मैंने आप लोगों को केबल दिखाया था, अब यहाँ पे एक्स से इंगित जो किया है वो आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, एक्स से इंगित किया गया था, यानी कि आप लोगों का क्या आ जाएगा, लेट शीट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, करेक्ट। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा चुकी हूँ, तो आप लोगों को बन जाना चाहिए अब ये, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बता चुकी हूँ बार बार। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया। अब सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है अगेन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि दो आप लोगों के केबल है और बीच में कौन सा दोष मिल रहा है यहाँ पे, लघु परिपथ दोष, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन है तो इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मैंने पहले भी बताया था, अभी भी वही है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, यहाँ पे पूछा है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। अब भाई धात्विक कवच को क्षरण से बचाता, क्षरण मतलब आप लोगों का जो कोरोजन होता है, जंग लगना वगैरह जो होता है, उससे बचाने की वो यहाँ पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, जंग से बचाना। तो जंग से बचाना हमेशा हम याद रखना आप लोग कि बेडिंग जो होता है वो जंग से बचाता है। ठीक है, बेडिंग जो होता है वो क्या होता है, धात्विक कवच को किससे बचाता है, कोरोजन यानी कि जंग से बचाता है। यहाँ पे फिर भी एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे बोला है आप लोगों को फटाक से, देखिए धातु कवच के ऊपर बेडिंग की तरह लगाई जाती है जिसमें जूट अथवा हेसियन टेप जैसे पदार्थ होते हैं। बेडिंग प्रयोजन कवच को जंग से बचाना होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जंग से बचाना यानी कि कोरोजन जो होता है आप लोगों का उससे बचाना। ठीक है, तो बेडिंग का हम वहां पे यूज करते हैं। करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे बोला है सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। ये तो बहुत ही इजी है, कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई क्यों रखा जाता है। जैसे कि आप लोग ने घर वगैरह में भी देखा होगा कि भाई आज जब आप लोग प्रेस करते हो तो प्रेस गर्म हो जाता है तो हम उसको स्टैंड पे रख देते ताकि जले ना हमारा कपड़ा या कहीं पे भी लग ना जाए, है ना। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को भी बन जाना चाहिए फटाक से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा आप लोगों को कि स्टैंड पे क्यों रखा जाता है। ये जलने एवं अग्नि को रोक देता है, इस कारण से हम उसको क्या करते हैं, स्टैंड पे रख देते हैं। यहाँ पे 24 में बोला है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। अब देखो जंक्शन बॉक्स की वो यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो जंक्शन बॉक्स की बात कर रहा है कि जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़, अब वही जॉइंट की ही वो बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा जॉइंट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जंक्शन बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि रैट टेल जोड़ जो होता है वो आपका जंक्शन बॉक्स में होता है। ये देखिए रैट टेल जॉइंट, ये हम किस में यूज करते हैं भाई, आपका जंक्शन बॉक्स में यूज करते हैं। रैट टेल जॉइंट कैसा होता है आप लोगों का यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं बता देती हूँ, लगाया होगा तो यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को फटाक से। देखिए ये दिख रहा है जंक्शन बॉक्स में आप लोगों को इस तरीके का जॉइंट आप लोगों को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रैट टेल जॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 में जैसा आप लोगों को दिखा दिया गया है भाई, जॉइंट ही दिखा दिया गया, आप लोगों ने किया भी होगा, ये सब जॉइंट आप लोगों ने किया होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि इस जोड़ का क्या नाम है। तो भाई जोड़ का नाम आप लोगों को बताना है, तो बता दूं मैं ये किस टाइप का जोड़ है, आप लोगों का मैरिड जोड़ है। जितने भी जॉइंट हैं आप लोगों के पूरे जॉइंट अच्छे से पढ़िए आप लोग निमी पैटर्न की बुक से, कि जॉइंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसी में ही हमने देख लिया अभी कितने सारे क्वेश्चन हमें मिल गए, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानियन टी जॉइंट। अब देखो ब्रिटानियन टी जॉइंट की वो यहाँ पे बात कर रहा है, तो ब्रिटानियन टी जॉइंट का
आपको पूछता है कि क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रिटेनियन टी जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 वायर रहते हैं। सपोज एक पहला ये रहेगा आप लोगों का, और सेकंड जो होता है इसी पे आप लोगों का कुछ इस तरीके से होता है, आप लोगों ने किया होगा। और यहाँ पे जॉइंट होता है इस तरीके से, फिर हम ऐसे जॉइंट करते हैं इस तरीके से, ये होता है आप लोगों का, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ये आप लोगों का होता है ब्रिटेनियन टी जॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया। तो ये किस लिए होता है भाई? तो ये सिरोपरी लाइन से हम जब जोड़ते हैं, यानी कि ओवरहेड लाइन में जब हम जुड़ाव करते हैं, एक के बाद एक हमारे आते जाते हैं लाइन से, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, टैपिंग के लिए। तो सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, ठीक है। तो टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइंस, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया, कुछ इस तरीके का जॉइंट आप लोगों का होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अब भाई सर्विसिंग की बात कर रहा है और रिपेयरिंग की बात कर रहा है ना, सर्विसिंग और रिपेयरिंग की। तो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का यूज होता है। तो जब भी हम कोई भी चीज टूट जाती है या उसको रिपेयर करते हैं हम, है ना, तो किस प्रकार का सोल्डरिंग का यूज करते हैं भाई? अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, देखो फटाक से। ये दिख रहा है, कोई भी चीज आप लोगों की टूट जा रही है तो आप उसको सोल्डरिंग करने लेके जाते हैं आप लोग, तो किस टाइप का होता है आप लोगों को दिख रहा है? सोल्डरिंग गन का हम वहां पे क्या करते हैं? यूज करते हैं। सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, ये इस तरीके की रहती है, आप लोगों ने देखा होगा दुकान वगैरह में अगर आप लोग जाते होंगे तो उन लोग इस गन का यूज करते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो आप लोग देखिए गन वाला एक ही ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं सोल्डरिंग विथ आपका क्या आ जाएगा? सोल्डरिंग गन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। अब डिप सोल्डरिंग अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था, जहां पे टिनिंग के बारे में बताया था, पीसी बोर्ड में, पीसीबी बोर्ड में हम इसका यूज करते हैं ना। तो वहीं पे वापस आपको पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 28 में कि भाई बात कर रहा है वो कि डिप सोल्डरिंग का हम यूज क्यों करते हैं। तो पीसीबी बोर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, जो रिमोट वगैरह पीछे जो प्लेट्स वगैरह लगी रहती है ना, तो साफ सुथरा है, आप लोगों का पहले भी बता चुकी हूँ। तो आप लोगों को बन जाएगा कि भाई सोल्डरिंग आप लोगों का कॉम्पोनेंट ऑन पीसीबी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग करना। अब देखिए जो केबल मैं आप लोगों को दिखा रही थी उसको हॉरिजेंटली दिखा रही थी, अब ये वर्टिकली दिखा रहा है, मतलब सामने से दिखा रहा है इस तरीके का। तो इसका ये सेकंड पार्ट में उसने एक्स से इंगित कर दिया है, और वही आपसे पूछ रहा है कि भाई ये कौन सा है, एक्स का जो भाग है आप लोगों का 29 में, देखिए एक्स का ये जो भाग है वो इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। तो यही वो आपसे पूछ रहा है। फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ डायग्राम। ये आप लोगों का दिख रहा है, इसी में आप लोगों से उसने एक्स से इंगित कर दिया है, और वो यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई किस तरीके का है, वो आप लोगों को बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का लेड शीट है, यहाँ पे आपका पेपर बेल्ट है, यहीं पे आपने पूछा था, एक्स से इंगित करके पूछा था क्वेश्चन में, वापस हम वही रिपीट कर दिए उसको। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देख लेना है डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से, और हमें बताना है। तो भाई क्या आ जाएगा? सी आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी पड़ जाता है अगर आप किसी भी चीज़ को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप लोग उसको डायग्राम के थ्रू समझना ज़्यादा अच्छा होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। फटाफट हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, फिर कल से हमारी थ्योरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। अब गर्म यौगिक की तरह, भाई भूमिगत की बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड हम केबल बिछा रहे हैं, तो अब हम उसको जोड़ लगाना है, तो हम कौन सा यौगिक डालेंगे जो गर्म रहेगा, ठीक है। तो गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने देखा होगा रोड वगैरह भी जो बनती है, तो आप गर्म डामल जो रहता है, ब्लैक कलर का होता है, काले कलर का, वो डाला जाता है। तो उसका एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बिटुमिनस यौगिक बोलते हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम गर्म यौगिक भी बोलते हैं। अंडरग्राउंड केबल के लिए इसको क्या करते हैं? हम यूज करते हैं, ठीक है। 31 पे आते हैं, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। अब भी मैंने आप लोगों को बेडिंग बताया था, है ना,
कि भाई बेडिंग क्या होता है, और डायग्राम भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि बेडिंग किस लिए होता है, कोरोजन से सुरक्षा, जंग लगने से सुरक्षा, है ना। तो धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। 32 में बोला है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। अब भाई भूमिगत केबल में सिर्फ एक ही प्रकार का दोष होता है जिसको हम निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, वो होता है आपका लूप टेस्ट। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मालूम होगा आप लोगों को कि लूप टेस्ट जो होता है वही हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक ही टेस्ट एक ये होता है जिसको हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। अब यहाँ पे बोला है, देखिए, यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। अब यहाँ पे वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि देखिए बहुत सारे जैसे केबल होते हैं, केबल को अगर हम सामने से देखेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये तो ये जो एक केबल का ये जो डायमीटर होता है ये आपका क्या बता रहा है, वो 1.40 ये बता रहा है। क्या बता रहा है, उसका डायमीटर बता रहा है। और यहाँ पे जो 7 दिया गया है ये नंबर ऑफ कंडक्टर होता है। ये क्या होता है, जो 7 है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर। जैसे ये डायग्राम के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 ही बनाए मैंने। तो ये 7 क्या हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएंगे। और ये जो 1.40 है ये इसका क्या बताता है, डायमीटर बताता है। तो आप इसमें आंसर यहाँ से आपको पूछ रहा था कि भाई 1.40 क्या दर्शाता है, तो क्लियरली आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि डायमीटर ऑफ, नहीं ऑल कंडक्टर नहीं, ऑल कंडक्टर नहीं, क्योंकि एक कंडक्टर का वो बता रहा है। तो डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर आ जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि सी। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, है ना, इधर उधर से देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे बोला है एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या मान होता है। अब भाई ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये आप लोगों को मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि फिक्स वैल्यू होती है आप लोगों की एल्यूमिनियम की, कॉपर की। तो एक टेबल होता है आप लोगों का, वो टेबल आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे वो किसकी पूछ रहा है, अभी हमें एल्यूमिनियम की पूछ रहा है। तो एल्यूमिनियम में हमेशा आता है 35 मो पर मीटर, ठीक है, मो आएगा ना कि ओम आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, मो आएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। अब देखिए धारा रेटिंग, अब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि रेटिंग फैक्टर जो होता है वो 0.81 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया था। तो सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पे बन जाएगा कि भाई आंसर क्या हो जाएगा, 0.81 आपका क्या आ जाता है, धारा रेटिंग आप लोगों की वहां पे हम लेते हैं जो फिक्स रहती है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो उदासीन यानी कि न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ यहाँ फेज, तो न्यूट्रल जो है वो फेज की अपेक्षा हमेशा आधा होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला है फेज चालक के समान रहता है, नहीं, हाफ साइज ऑफ फेस कंडक्टर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो 1/4 बोला है, 1/3 बोला है, नहीं। तो क्या होता है भाई, जो न्यूट्रल चालक जो रहता है वो फेस चालक की अपेक्षा कैसा होता है, आधा होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इस औजार का क्या नाम है। अब ये औजार आप लोगों का सामने दिया गया है, कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या है, सी। सी क्या है, करेक्ट आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक। तो देखिए ये इसके भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं जितने हो गए हैं आप लोगों के, ठीक है। अब मैं बता दूं कि आप लोगों की जो कल से जो क्लास रहेगी वो आप लोगों की थ्योरी क्लास रहेगी। तो थ्योरी की जो भी आप लोगों के चैप्टर रहेंगे, जितने भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सीक्वेंस वाइज नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आप लोगों के जो एग्जाम वगैरह में आते हैं, जैसे DRDO वगैरह एग्जाम हो गया, आपका DMRC हो गया, अभी वैकेंसियाँ आने वाली भी है जैसा आप लोगों को पता है। तो उस हिसाब से मैं कल पढ़ाऊंगी आप लोगों को थ्योरी क्लास। आप लोग 100% अटेंड करिएगा, बहुत यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी पेपर इस साल निकालना है तो आप लोग क्लास को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें,
100% आप लोग अपना दें। यहाँ पे मैं अपना 100% दे रही हूँ, क्योंकि 100% आप लोग देंगे तभी मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ। अगर आप उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा वीडियो। कल से जो हम क्लास स्टार्ट करें तो वो थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उस क्लास को अटेंड करें, बहुत ही यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हमारी निमी पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के खत्म होते हैं। जिनको भी सीरीज दोबारा देखनी है, प्ले लिस्ट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। पूरी मैंने A to Z निमी पैटर्न की जितनी भी सीरीज हैं, पूरे एक एक चैप्टर मैंने कराए हुए हैं, पूरे MCQs मैंने वहाँ पे पढ़ा के रखे हैं। आप लोग वहाँ पे जाके रिवीजन कर सकते हैं। वैसे आप लोग एक काम करिएगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जो मैं थ्योरी कल पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, जिस भी टॉपिक की थ्योरी पढ़ाऊंगी वो पहले आप लोग टॉपिक पढ़ें, उसके बाद उसकी आप लोग टेस्ट सीरीज यहाँ पे जाके लगाएं प्लेलिस्ट में, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए आप लोग अपना और अपने पेरेंट्स का भी। और कल की क्लास में हम मिलते हैं, नया कुछ लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, बस आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे से। थैंक यू सो मच।